नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं जो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी वो रिपीट होंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड ऐसे लिए हैं जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी नोटबुक को तैयार रखिए और जो भी मैं बताऊं आपको वो क्वेश्चंस नोट डाउन करनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, पूर्ण दग्ध डेड बर्न प्लास्टर में डैश होता है, तो होता है कैल्शियम सल्फेट। ये जो पूर्ण दग्ध है प्लास्टर, ये निर्जल कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, इसे डेड बर्न के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब यह पानी के साथ संपर्क में आ जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम ये चीज़ें भी याद रखेंगे कि इसको पूर्ण दग्ध को हम डेड बर्न भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र भी हम याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक में हिस्सा लिया था। तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित ने 1946 में 1946 से 1948 के बीच में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये दी है उत्तराखंड में। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यमुना नदी पर, ठीक है, किस पर, यमुना नदी पर देहरादून उत्तराखंड में भारत में लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है, तो एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, जो एप्सम सॉल्ट का जो रासायनिक नाम वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। यह प्रकृति में किसे राइट के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है, किसे राइट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, किसे राइट के रूप में पाया जाता है। फिर सल्फेट जो होता है, इसे हरे रंग का होने के कारण इसको क्या कहते हैं, थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का और होता है, इसलिए इसको थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोथा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके साथ हम याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर पे है हमारा, इंडिया रेटिंग और अनुसंधान के आकलन के अनुसार वित्तीय 2020 से 21 के लिए भारत की संशोधित संवृद्धि दर क्या है, तो ये है 1.9%। ठीक है, फिच समूह की भारतीय सहायक कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित संवृद्धि दर को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, पहले कितनी थी, 3.6 और अभी कितनी कर दिया, इसको 1.9 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है।
ठीक है। इनकी कविताओं का जो पहला संग्रह है वो 1905 में, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, किस नाम से, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1905 में। और इनको भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? तो की है चीन के साथ, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन है विदेश मंत्री? एस शंकर, और उनके चीनी समकक्ष वांग यी, कौन? वांग यी, ठीक है। इनमें इनकी हाल ही में फ़ोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान दोनों देश विभिन्न गतिविधियों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। इनमें सहमति हुई है। 8 नंबर पे है, हाल ही में किस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है यूसुफ पठान ने, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को, ठीक है। विश्व स्तर पर 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो है गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस हर साल दुनिया भर के उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने समर्पित होकर अच्छे कार्यों में योगदान दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है पहला खलीफा कौन था? तो पहला खलीफा था अबू बकर, ठीक है। 13 है ताशकंद शहर स्थित है? तो ये जो ताशकंद है ये है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। ये जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी है। ये ऐतिहासिक शहर 10 जनवरी 1966, ठीक है, 1966 के ताशकंद घोषणा के साथ जुड़ा हुआ है। जून 1965, ठीक है, 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है? तो ये है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब, इसे आधिकारिक रूप से सऊदी अरब के राज्य के रूप में जाना जाता है। यह एक पूर्ण राजशाही राज्य है, ठीक है। सऊदी अरब के लिए कभी कोई लिखित आधुनिक संविधान नहीं लिखा गया है, ठीक है, और आप साथ में याद रखेंगे। और सऊदी अरब एकमात्र अरब राष्ट्र है जहां कभी कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुआ और यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या राष्ट्रीय चुनाव की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप साथ में इंफॉर्मेशन को भी नोट डाउन करते रहे। जो भी मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आप नोट डाउन करते रहे, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
थाईलैंड की मुद्रा है, तो जो थाईलैंड की मुद्रा है वो क्या है, भट है। ठीक है, भट थाईलैंड की मुद्रा है, यह किसके बराबर है, 100 सत्संग। ठीक है, ये जो भट्ट एक मुद्रा है ये 100 सत्संग में विभाजित है। ठीक है, और यह मुद्रा जारी करना किसके हाथ में, बैंक ऑफ थाईलैंड की जिम्मेदारी है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन करता है इसको, बैंक ऑफ थाईलैंड। ठीक है, बैंक ऑफ थाईलैंड इसको जारी करता है। ठीक है, साथ में याद रखेंगे थाईलैंड की मुद्रा भट है और ये 100 संगत में विभाजित है और बैंक ऑफ थाईलैंड इसको जारी करता है। नेक्स्ट है, पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था, तो था पुर्तगाल। ठीक है, पूर्वी तिमोर को 16वीं शताब्दी, कब, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया था और पुर्तगाल देश के विघटन तथा पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 1975 में, ठीक है, 1975 के अंत में पूर्वी तिमोर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन बाद में उसी पर इंडोनेशिया पर आक्रमण और कब्जा कर लिया गया और अगले वर्ष इंडोनेशिया 27वां, ठीक है, 27वां प्रांत घोषित किया गया। ठीक, फिर उसके बाद 1999 में 1999 में आत्मनिर्णय के संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अधिनियम के बाद इंडोनेशिया ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और पूर्वी तिमोर 20 मई, ठीक है, कब, 20 मई 2002 में 21वीं, ठीक है, 21वीं सदी का पहला नया संप्रभुत्व राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में 2014 में पूछा गया था। विश्व की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, जो कैस्पियन सागर है ये एशिया की एक झील है। इसे अपने वृहद आकार के कारण, ठीक है, बड़े आकार के कारण इसको क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर जो बताइए, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4,30,000, कितना है, 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, वर्ग किलोमीटर, और जो उसका आयतन है वो है 78,200 घन किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, 4,30,000 वर्ग किलोमीटर और जो इसका आयतन है 78,200 घन किलोमीटर है। इसका कोई भी भागमन नहीं है। ठीक है, इसका पानी जाने का कोई भी बाहर रास्ता नहीं है और जो इसका पानी है वो सिर्फ किसके द्वारा बाहर जाता है, वाष्पीकरण के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऐसे कौन सी झील है, कौन सा सागर है जिसका पानी वाष्पीकरण के द्वारा बाहर जाता है, तो वो क्या होगा, हमारा कैस्पियन सागर होगा। तो आपसे एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, तो कौन सी है, सुपीरियर झील है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। ठीक है, साइबेरिया की बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी, अधिक गहरी झील है। इसकी गहराई औसत 4700 फीट है। ठीक है, 4700 फीट है इसकी गहराई। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कौन बनाती है, विक्टोरिया बनाती है। ठीक है, विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या तथा तंजानिया देशों की सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21
और 21 में पूछा गया है वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, तो वो है अरल सागर। ठीक है, अरल सागर या अराल सागर। ठीक है, अरल सागर को हम क्या कहते हैं, अराल सागर भी कहते हैं। ठीक है, अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। इसे बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक झील है और इसको इसके बड़े आकार के कारण इसको झील कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे गहरा स्थल है तो वो है मृत सागर है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल क्या है, मृत सागर। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि इसको खारे पानी की सबसे निचली, ठीक है, सबसे निचली झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो ये है बोलिविया एवं पेरू में। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, और ये क्या है, नौकायान झील टिटिकाका है। यह पेरू एवं बोलिविया, ठीक है, बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3012 मीटर। ठीक है, या फिर ये बोले 12,500 फीट है। ठीक है, और जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, आपको ये डिजिट भी याद रखनी है, कौन सी कितनी गहरी है, कितनी ऊंचाई पर है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कितनी ऊंचाई पर है, कितनी गहरी है, तो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है और इसे जे से निरूपित किया जाता है। और 1 जूल, ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो कौन सी है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है, और द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही आराम से बोलती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप नोट डाउन करना चाहें तो आपसे आराम से मेरी बातों को आप नोट डाउन कर पाएँ। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो ये किससे स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। ठीक है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान। ठीक है, ये जो लौकिक सार्वभौमिकता है इसका अर्थ क्या है, जनता सर्वशक्तिमान। ठीक है, आपसे काफ़ी बार इसका अर्थ भी पूछ लेते हैं या फिर पूछा भी जा सकता है, तो आपको इसका अर्थ पता होना ज़रूरी है। तो इसका अर्थ क्या है, जनता सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक स्किप हो गया है, ये है हमारा 29। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, तो हम देखते हैं कहाँ,
प्रस्तावना में देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है, और प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, और जो हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको कोई भी वीडियो हम डालें तो आपका उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, आपको वीडियो सबसे पहले मिले, ताकि आपकी एक भी वीडियो स्किप ना हो। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।